नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर। दोस्तों, पेडागागी से संबंधित 90 प्रश्न सीटेट में आते हैं, जिसमें CDP की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए दोस्तों, आते हैं प्रश्नों पर। जैसे पहला प्रश्न है, अलग अलग सोच व पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं, दूसरा डिसलेक्सिक हैं, तीसरा विकलांग हैं, चौथा प्रत्यास्थी हैं। तो दोस्तों, नया सोच, नई रचना, नया उत्पादन, नया पैटर्न, ये सृजनात्मक बच्चों की पहचान है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे सभी नियमित रूप से उपस्थित हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, तीसरा, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से कपड़े पहनकर स्कूल आते हैं। तो दोस्तों, बच्चा अगर जिज्ञासु है, प्रेरित है, तो स्पष्टीकरण पूछेगा ही, प्रश्न पूछेगा। तो इसका आंसर है कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगर ऐसा बच्चा है तो मोटिवेटेड है, और मोटिवेशन का कक्षा में होना ज़रूरी है, क्योंकि स्किनर ने कहा है कि मोटिवेशन यह प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। तीसरा प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, और चौथा है अनुवांशिकता वातावरण के मध्य अंतःक्रिया। देखिए दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो तेज बुद्धि का होगा, वंशानुक्रम से संबंध, जो बुद्धि है हमारी जन्मजात मानसिक योग्यता है, वंशानुक्रम से संबंधित है, और वातावरण पा करके वो पल्लवित और पुष्पित होती है। तो अनुवांशिकता के कारण, अनुवांशिकता वातावरण के अंतःक्रिया के कारण बच्चे में तेजी से विकास हो सकता है, प्रतिभाशाली हो सकता है। चौथा है, बच्चे को छोड़कर बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। फर्स्ट संस्कृति, दो ट्यूशन, थर्ड मीडिया, और चौथा सामाजिकरण। तो दोस्तों, मीडिया को छोड़ करके सभी में बच्चे लिंग की भूमिका ग्रहण करेंगे। कल्चर में तो है ही कि बच्चे का ड्रेस ऐसा होगा, लड़के का लड़की का ऐसा होगा, ट्यूशन में भी है, और सामाजिकरण में है, क्योंकि सामाजिकरण सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, सामाजिक संपर्क का परिणाम है। समाज ने ही निर्धारित किया हुआ है कि बच्ची है तो इसको ऐसे रखा जाएगा, इसको ऐसे कपड़ा पहनाया जाएगा, इस तरह का एक इसको व्यवहार करना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। यह किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, दूसरा है नियामक है, तीसरा समावेशन को हतोत्साहित करता है, चौथा आवृत्ति को बढ़ाता है। तो प्रगतिशील कक्षा है तो उसमें शिक्षक की व्यवस्था करनी है कि ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा कि अधिगम को सुगम बनाने के लिए खोज को प्रोत्साहन देगा,
लर्निंग बाय डूइंग को देगा, करके सीखने पर बल देगा, क्योंकि एक बच्चा एक अन्वेषक भी है और अधिगम करता भी है। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। यह है वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ए संतुलन, दूसरा है सामाजिक अनुनया क्रिया, तीसरा उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन, चौथा मानसिक प्रारूप स्कीम्याज का समायोजन। तो ये वाइगोत्स्की हैं दोस्तों। मैंने पहले भी इसके पहले वीडियो में बताया है कि जहाँ सामाजिक अंतःक्रिया की बात होगी, सामाजिक संपर्क का बात होगा, इसके द्वारा संज्ञान की बात होगी, तो वहाँ वाइगोत्स्की का नाम सबसे पहले आता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7। ए है लिंग है, ए जैविक सत्ता, दूसरा शारीरिक संरचना, तीसरा सहज गुण और चौथा सामाजिक संरचना। तो लिंग एक सामाजिक संरचना है। समाज का अर्थ ग्रहण करने से, कल्चर का मीनिंग ग्रहण करने से जेंडर का निर्माण होता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डाट 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 की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ए अहम केंद्रित चिंतन, दूसरा है कारण एवं प्रभाव, तीसरा है विषमम चिंतन, चौथा प्रतीकात्मक चिंतन। तो इसका होगा कारण एवं प्रभाव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यह है जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनमें सीखने का वक्र फर्स्ट स्थिर रहता है, अवनत रहता है, समान होता है और थर्ड बेहतर होता है। तो सीखने का किसी समस्या से चर्चा दी जाएगी तो सीखने का वक्र बेहतर होगा, अग्रोन्मुखी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक के द्वारा डाट 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। ए समस्या, दूसरा संसाधन, तीसरी बाधा और चौथा परेशानी। तो एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की कल्पना की और कहा था कि नहीं, शिक्षा में त्रिभाषा के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। ए अनुकूलन, दूसरा समायोजन, तीसरा आत्मसात्मीकरण और चौथा आत्मकेंद्रितता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तीसरा आत्मसात्मीकरण। आत्मसात्मीकरण की बात प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने की थी। इन्होंने कहा था कि आत्मसात्मीकरण से तात्पर्य जो नवीन अनुभव है या नवीन ज्ञान है उसको पूर्व ज्ञान या बौद्धिक संरचना में व्यवस्थित करना ही आत्मसात्मीकरण है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। यह है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है। ए पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा संवेदी गामक। तो पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक है, जिसकी अवधि
2 से 7 वर्ष है। दोस्तों प्याजे एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। कभी कभी तो सीटेट में 10 से 12 प्रश्न आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यह समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट 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 को डॉट डॉट के अनुरूप बदलना है। ए बच्चे व्यवस्था, दूसरा व्यवस्था बच्चे, तीसरा परिवेश परिवार और चौथा बच्चे परिवेश। तो ये होगा व्यवस्था और बच्चे। व्यवस्था और बच्चे की बात समावेशी शिक्षा कहते हैं। सबको एक समान एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। और दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 ये है, बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरा दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, तीसरा एक विशिष्ट योग्यता, चौथा सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो दोस्तों बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक गुच्छा है। कहा भी गया है कि बुद्धि, टर्मन ने कहा भी है कि अमूर्त विचारों का चिंतन ही बुद्धि है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? फर्स्ट स्पीयरमैन, 2 गिलफोर्ड, 3 एल्फ्रेड बिने, चौथा थॉर्नडाइक। तो बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण एल्फ्रेड बिने ने किया। तीसरा विकल्प सही है। इन्होंने मानसिक आयु का विचार भी दिया। इनको बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है, बुद्धि परीक्षण का पिता भी कहा जाता है। और चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। पावलोव को अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फर्स्ट 1910, सेकेंड 1904, थर्ड 1921 और फोर्थ है 1905। तो दोस्तों 1900 नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डॉट 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 से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? ए गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, दूसरा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तीसरा प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और चौथा है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत। तो दूसरा होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत के में 9 प्रकार के बुद्धियों का वर्णन किया है। ये सभी बौद्धिक योग्यता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इनके सिद्धांत को बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां निम्न में से किस कारण होती है? फर्स्ट, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समझ में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराता है। तीसरा, यह कक्षा के बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। चौथा, यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो दोस्तों इसका विकल्प होगा चौथा, यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता प्रदान करती है। डांटना
किसी भी या दंड देना किसी भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। NCL 2005 किसी भी विषय वस्तु को व्यवहारिक बनाने की बात करता है कि अगर विषय वस्तु व्यवहारिक है, बालक के जीवन से संबंधित है, तो बालक उसे जल्दी सीख लेगा, आसानी से सीख लेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19 यह है, मौलिकता, विविधता, प्रवाहता, लचीलापन निम्न में से किससे संबंधित है? ए अभिसारी चिंतन, दूसरा केंद्राभिमुख चिंतन, तीसरा अपसारी चिंतन और चौथा प्रतिभा। तो दोस्तों मौलिकता, विविधता, सृजनात्मकता, लचीलापन, प्रवाहता, ये सभी सृजनात्मकता के गुण हैं और अपसारी चिंतन को ही सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं केंद्राभिमुख चिंतन। माने केंद्र से दूर उसकी सोच क्या होगी, एक बिंदुओं पर कई तरह से सोचना ही क्या है, सृजनात्मक चिंतन है, अपसारी चिंतन है। तो इस सृजनात्मकता के प्रकार हैं मौलिकता, विविधता, प्रवाहता और लचीलापन। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। फर्स्ट जिज्ञासा, दो अभिव्यक्ति में नवीनता, तीसरा दूसरे के साथ झगड़ना और चौथा सृजनात्मक विचार। दोस्तों दूसरे के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरे में जिज्ञासा, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा बहुत अधिक होती है, जानने की इच्छा होती है, उनके विचार सृजनात्मक होते हैं और जब भी विचार को देते हैं, विचारों के व्यक्त करते हैं तो उसमें नयापन होता है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती? फर्स्ट, व्यवहारिक एवं सामाजिक प्रक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी। सेकेंड, समस्याग्रस्त क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क। थर्ड, धैर्यशीलता का कम होना। चौथा, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का प्रयोग। दोस्तों फर्स्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। समावेशी शिक्षा में व्यवहारिक और सामाजिक प्रक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि समावेशी कक्षा एक ऐसी कक्षा है जिसमें सभी वर्ग के बच्चे, चाहे मंद बुद्धि हो, प्रतिभाशाली हो, सामान्य बुद्धि हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा, विकलांग हो, सभी बच्चों के लिए एक ही कक्षा की व्यवस्था होती है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। कोहलबर्ग के अनुसार बालक के किस स्तर पर नैतिकता की अनुपस्थिति होती है? फर्स्ट, प्रथम स्तर, दूसरा द्वितीय स्तर, तीसरा चतुर्थ स्तर और चौथा तृतीय स्तर। तो दोस्तों नैतिक विकास के 3 स्तर हैं, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। तो प्रथम स्तर में बालक की नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। इस स्तर में नैतिकता का निर्धारण उसके माता पिता या दूसरे द्वारा होता है। दूसरा जिस कार्य को नैतिक समझते, जिस कार्य को करने के लिए उसे प्रोत्साहन देते हैं, पुरस्कार देते हैं, उस कार्य को ही बालक नैतिक समझता है। इसको कहा जाता है पूर्व नैतिक स्तर, जिसकी अवधि है 4 से 10 वर्ष। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत के विकास में किस पहलू की बात नहीं की? फर्स्ट, सामाजिक, दूसरा जैविक, तीसरा सांस्कृतिक, चौथा भाषाई। तो दोस्तों वाइगोत्स्की ने कहीं भी अपने सिद्धांत में जैविक पहलू की बात नहीं की है, जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहलू की बात की है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे।
प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डाट 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 से है। फर्स्ट तर्क, सेकंड चिंतन, थर्ड बोध और चौथा विवेक। तो बोध से, इसका होगा बोध से। इसका होगा बोध से है। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। ये है, जब बच्चे को की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डांट डांट कारण क्या के कारण होता है? ये किसके कारण होगा? फर्स्ट, संवेगात्मक दुश्चिंता, दूसरा अजनबी दुश्चिंता, तीसरा वियोग दुश्चिंता और चौथा सामाजिक दुश्चिंता। तो ये संवेगात्मक रूप से, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण होती है। बच्चे का लगाव अपनी माँ से ज़्यादा होता है और अपने माँ के आंचल में ही अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस समझता है। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यह है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ए वाक संबंध रोग, भाषागत रोग, तीसरा चलाघात, चौथा पठन वैकल्प। तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है पठन वैकल्प, जिसे हम डिस्लेक्सिया से के नाम से जानते हैं। पढ़ने में बालों को दिक्कत होगा, अक्षर उसे उल्टा दिखाई देगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे ये है, आप एक शिक्षक हैं, किसी कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं और एक शिक्षार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों मान लीजिए आप टीचर हैं, तो विषय से संबंधित अगर विद्यार्थी प्रश्न हट करके, विषय से हट करके कोई प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? यही इस प्रश्न में कहा गया है, जिसमें है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। 2, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। तीसरा, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। और चौथा है, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो दोस्तों बालक प्रश्न अधिक पूछ रहा है, जिज्ञासु है, तो उसे कक्षा के बाहर या कक्षा के बाद हम प्रश्न का उत्तर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। यह है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? कौन सा ऐसा एक विकल्प है जो बालक के समस्या समाधान को बाधित नहीं करता? ए, मोर्चाबंदी, 2, दूसरा निर्धारण, तीसरा अंतर्दृष्टि और चौथा मानसिक प्रारूप। तो दोस्तों अंतर्दृष्टि बालक के समस्या समाधान को बाधित नहीं करता, क्योंकि अंतर्दृष्टि सिद्धांत का विकास गेस्टाल्टवादियों का है। यह चिंतन, तर्क, कल्पना आदि के द्वारा किसी भी बालक को समस्या समाधान के लिए प्रेरित करता है। और इस सिद्धांत से संबंधित 4 मनोवैज्ञानिक हैं, वर्दाइमर, कोफका, कोहलर और कुर्लेविन। अब चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे। डाट 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 के कारण प्रतिभाशालीता होती है। फर्स्ट, मनोसामाजिक कारण, दूसरा अनुवांशिक कारण, तीसरा वातावरणीय प्रेरणा और चौथा है फर्स्ट और थर्ड दोनों। तो इसका आंसर चौथा होगा। अनुवांशिक और वातावरणीय कारक से बच्चे के अंदर प्रतिभाशालिता होती है। मन जन्मजात गुण भी है उसके अंदर, जन्म से विरासत मिला हुआ है। और उससे जो प्रतिभाशाली बालक है, तो प्रतिभाशाली बालक को अच्छे वातावरण उपलब्ध कराएंगे तो अच्छा सीखेगा। किसी भी बालक को
सामान्य बुद्धि का है उसे अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा तो उसका विकास होगा। तो प्रतिभाशालिता किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? तो अनुमानसिकता और वातावरण की अवपेड़ा के कारण, दोनों कारण प्रतिभाशालिता होती है। अब अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं ए फ्रोवेल, दूसरा है मारिया मॉन्टेसरी, तीसरा किलपैट्रिक और चौथा मैकडूगल। तो एक प्रोजेक्ट शिक्षा विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक है और प्रत्येक प्रोजेक्ट शिक्षा पद्धति चाहे बालक शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में हो, किशोरावस्था में हो या शैशवावस्था में हो, किसी भी वर्ग के लिए, कक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। जबकि खेल विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल हैं, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी हैं और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दिया और 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब फिर दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।